तो दोस्तों नमस्कार और आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और ये है हमारा T10 सीरीज का 8th वीडियो। अगर दोस्तों आपने 7th जो वीडियोज हैं 7, तो अगर आपने उनको नहीं देखा तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए या फिर आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए जो आपकी स्क्रीन पर है। मैं आपको सारे लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी दोस्तों आपको पूरे लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आप यूजीसी नेट एस्पिरेंट है दोस्तों तो आप अनअकैडमी पर मेरी पेड कोर्सेज मेरे ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री क्लासेस भी अनअकैडमी पर चलती हैं। अनलॉक करने का कोड है AKS राजवीर। और दोस्तों अगर आप ये पेड क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो AKS राजवीर कोड यूज कीजिएगा, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों यूजीसी नेट के अलावा यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी के भी कोर्स मेरे पेड अवेलेबल हैं जो अनअकैडमी पर नहीं चलते दोस्तों। मैं उन्हें प्रोवाइड करता हूं यूट्यूब प्राइवेट क्लासेस। उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर मुझे मैसेज करके। दोस्तों यह है पहला क्वेश्चन आपके लिए। थायरसिस इज एन एलिजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स, एडवर्ड किंग, हेनरी हैलम और ह्यू क्लॉक गाइज। सो कौन सा करेक्ट आंसर है प्लीज जल्दी से आप सिलेक्ट कर सकते हैं गाइज और कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ह्यू क्लॉक गाइज, अर्थर ह्यू क्लॉक। ओके गाइज, अब यहां पर हम बात करेंगे। देखिए जॉन कीट्स की डेथ पर कौन सी एलिजी लिखी गई। तो जॉन कीट्स की डेथ पर पीबी शैली ने लिखा था जिसका नाम है ADONAIS, एडेनिस गाइज, ADONAIS। तो ये लिखी गई थी जॉन कीट्स की डेथ पर और लिखा था इसको पीबी शैली ने। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि एडवर्ड किंग की डेथ पर कौन सी एलिजी लिखी गई, तो दोस्तों जिसका नाम है LYCI, लिसिडस गाइज, ये लिखा था जॉन मिल्टन ने और अपने फ्रेंड की डेथ जिसका नाम है क्या, यस गाइज, एडवर्ड किंग। और अर्थर हेनरी हैलम की डेथ पर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा दोस्तों इन मेमोरियम, और एक पोयम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो ये दो पोयम हैं जिनको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने दोस्तों लिखा था अर्थर हेनरी हैलम की डेथ पर। और इसके बाद दोस्तों ह्यू क्लॉक, सो ह्यू क्लॉक की डेथ पर लिखा था मैथ्यू अर्नोल्ड ने। अर्थर ह्यू क्लॉक की जो डेथ हुई थी गाइज वो 1861 में हुई थी। यस गाइज, 1861 के टाइम पीरियड में। और आपको पता होना चाहिए कि 42 साल के थे गाइज 1861 के टाइम पीरियड में अर्थर ह्यू क्लॉक, और ये फ्रेंड थे दोस्तों। बस याद रख लीजिएगा इतना डिटेल। कोई भी एग्जाम हो आपका क्वेश्चन, आपका आंसर जबरदस्त सही होगा। एक क्वेश्चन के साथ गाइज आपको मिलते हैं 5-5 पॉइंट। और ये केवल अकेला यूट्यूब चैनल है, मैं गाइज ये दावे से कहता हूं, लिटरेचर लवर्स इज द ओनली यूट्यूब चैनल जो आपको बेस्ट से बेस्ट इंफॉर्मेशन देता है। इसके बाद दोस्तों देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन। द अनराइम्ड मीट्रिकल कंपोजिशन consisting of 5 iambic measures in each line is called। दोस्तों यहां पर जो मटेरियल लिखा है ना, ये मटेरियल नहीं है, यह है मीट्रिकल। ठीक है, बस इतनी थोड़ी सी गलती है। The unrhymed metrical composition consisting of 5 iambic measures in each line is called rhyme royal, रन ऑनलाइन, ब्लैंक वर्ड्स, स्पेंसरियन स्टेंजा। और जल्दी से आंसर सेलेक्ट कीजिए गाइस, आप मेरे स्टूडेंट हैं, मुझे पता है कि आपको आंसर बिल्कुल पता है। और इस बार टीजीटी पीजीटी या यूजीसी नेट के महायुद्ध में एक सीट गाइज आपकी होगी 100%। बस इसी जोश और इसी अंदाज के साथ पढ़ते रहें। या गाइज सो करेक्ट वन आंसर है इस क्वेश्चन का, यस गाइज, करेक्ट वन आंसर है ब्लैंक वर्स, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है गाइज। अनराइम्ड मीट्रिकल कंपोजिशन, अभी मैंने एक वीडियो जस्ट अपलोड किया था कुछ ही दिन पहले, डिफरेंस बिटवीन ब्लैंक वर्ड्स एंड फ्री वर्ड्स। तो मैंने गाइज आपको बताया था कि ब्लैंक वर्ड्स और फ्री वर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है। ब्लैंक वर्ड्स में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आयम्बिक पेंटामीटर मिलता है आपको। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो फ्री वर्ड्स होती है वो टोटली फ्री होती है, ना ही राइम और ना ही गाइज मीटर। अब यहां पर बात करते हैं राइम रॉयल की गाइज। क्या है ये राइम रॉयल और क्यों इसका नाम राइम रॉयल दिया गया गाइज? अगर आपको पता है कि इसका राइम रॉयल नाम क्यों दिया गया तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जरूर आपसे मिलूंगा। और हाँ, राइम रॉयल गाइज, इसके लिए एक बहुत बढ़िया टेक्निक है मेरी, आप जानते होंगे। अगर नए हैं तो जान लीजिए एक बार, अगर आप पुराने हैं तो रिवाइज कर लीजिए।
ROS गाइज, यस ROS का मतलब है 7 8 9 से। R मतलब राइम रॉयल गाइज, राइम रॉयल स्टेंजा में होती हैं 7 लाइन्स। ओटवा राइमा गाइज यानी 8 लाइन्स, जिसको बोलते हैं ऑक्टेव पेट्रार्क की भाषा में गाइज, ऑक्टेव एंड सेस्टेट, याद कर लीजिए पेट्रार्कन सोनेट को। और इसके बाद एस मतलब स्पेंसरियन स्टेंजा गाइज, और स्पेंसरियन स्टेंजा में होती हैं 9 लाइन्स। इन्वेंट किया था किसने? एडमंड स्पेंसर ने। धमाकेदार याद कीजिए गाइज, 100% आई एम टेलिंग यू कि अगर आपको ऐसे याद रहा तो आपका एग्जाम 100% क्वालिफाई होगा। इसके बाद दोस्तों ब्लैंक वर्ड्स को मैं बता ही चुका हूं। रन ऑन लाइन क्या है? जब दोस्तों आपकी राइम एक लाइन से दूसरी लाइन तक चली जाए बिना किसी पॉज के, उसे हम बोलते हैं रन ऑन लाइन। और रन ऑन लाइन का एक और नाम है, याद रखिएगा, इंजैममेंट। यस यस, इंजैममेंट एक और नाम है दोस्तों रन ऑन लाइन का। ठीक है, स्पेंसरियन स्टेंजा, उसको क्या बताना है? स्पेंसरियन स्टेंजा 9 लाइन्स ऑलरेडी बता चुके हैं गाइस। सो बस ये जबरदस्त बात हुई। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। भाई ये वाला जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल है, ये वाला क्वेश्चन गाइज इतना इजी था, मैं चाहता था कि आप 100% आंसर करें। और ये मेरी टेक्निक भी है दोस्तों इसके लिए कि आप कैसे आंसर करेंगे। देखिए इसका आंसर है HOKM, और मुझे पता है कि आपने आंसर लिख दिया है HOKM, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। अब आप पूछेंगे कि सर ईयर बता दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है ईयर याद करने की, जब ट्रेजेडीज़ की बात आए ना तो HOKM ये वाला याद रख लीजिएगा। यस गाइज, मैं बता रहा हूं आपको, ये देखिए HOKM यानी कि हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, इतना याद रखिएगा, आपका कल्याणमस्तु हो जाएगा। आंसर 100% करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है द मोनोसिलेबिक राइम ऑन द फाइनल स्ट्रेस्ड सिलेबल ऑफ 2 लाइन्स ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड। मोनोसिलेबिक राइम ऑन द फाइनल स्ट्रेस्ड सिलेबल ऑफ 2 लाइन्स ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड मोनो राइम, आई राइम, फेमिनिन राइम, मैस्कुलिन राइम। तो चलिए गाइस देखते हैं कितने महारथी हैं मेरी क्लास में। यस, हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू चूज एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। तो चलिए जल्दी से कर दीजिए भाई। अगर लग रहा है कि आपको पता है तो चलिए जल्दी से करेक्ट कीजिए। गाइज इसका देखिए करेक्ट आंसर है, बिल्कुल मैं आपको बता दूं गाइज, यस, इसको हम बोलते हैं यस मैस्कुलिन राइम। और क्यों बोलते हैं दोस्तों, इसके पीछे रीजन है, मैंने आपको पढ़ाया है गाइज अपनी क्लासेस में। मैस्कुलिन क्या होता है कि जहां पर स्ट्रेस्ड हो, यानी कि गाइज जो मेल है उसे स्ट्रेस चाहिए, जो फीमेल है उसे स्ट्रेस नहीं चाहिए, यानी कि फेमिनिन। प्लीज गाइज पर्सनल मत लीजिएगा, सिर्फ याद करने की टेक्निक बता रहा हूं। यानी कि फेमिनिन राइम वहां पर अनस्ट्रेस्ड होगा, अगर मैस्कुलिन है गाइज तो स्ट्रेस्ड होगा लास्ट वाला सिलेबल, बस और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ये फेमिनिन राइम और आपकी मैस्कुलिन राइम हो गई गाइज। और इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और जबरदस्त क्वेश्चन गाइज आपके लिए, सब लोगों के लिए। अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लॉट ऑफ अ ट्रेजेडी इन राइट ऑर्डर। प्लीज डू चूज करेक्ट वन आंसर गाइज। यस, like climax, catastrophe, exposition, falling action and rising action. So guys कौन सा है करेक्ट ऑर्डर? बेसिकली मैं आपको बता दूं गाइज कि इसका राइट ऑर्डर आपको चूज करना है। कौन से ऑप्शन में से राइट ऑर्डर है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेगा। पॉज कीजिए आप वीडियो को, ईमानदारी से आंसर कीजिए, अपने साथ बेईमानी मत कीजिए कि आंसर दिखा देंगे सर, है ना, फटाफट आंसर देख लेंगे नेक्स्ट वन जैसे ही स्लाइड करेंगे। मैं तो आंसर दिखाऊंगा ही, बट यस फर्स्ट ऑफ ऑल योर अटेम्प्ट मैटर्स गाइज। एवरी सिंगल क्वेश्चन, एवरी सिंगल सेकेंड ऑन योर एग्जाम, समझ लीजिए बहुत प्रेशियस होता है। करेक्ट आंसर पर आ जाइए गाइज, ये है देखिए करेक्ट आंसर डी वाला। करेक्ट आंसर है इसका यस D35142। एक्सपोजिशन पहले होगा, फिर राइजिंग एक्शन, फिर क्लाइमेक्स और फिर फॉलिंग एक्शन, और बाद में गाइज कैटास्ट्रॉफी, जिसे डिनोमेंट के नाम से भी जाना जाता है गाइज। और ये जो है ना सीक्वेंस, दिस कम्स फ्रॉम वेयर? गुस्टैव फ्राइटैग के गाइज पिरामिड से आता है। यस गाइज, पिरामिड, गुस्टैव फ्राइटैग्स पिरामिड। सो वहां से आते हैं ये 5 पार्ट्स। नेक्स्ट वन, व्हाट डज लाइटोडस मीन? अ चेंज ऑफ लाइफ।
अपोजिट ऑफ हाइपरबोल, एब्स्ट्रैक्ट नोशंस, कंक्रीट आयरनी। गाइज क्या है करेक्ट वन आंसर, प्लीज जल्दी से बता दीजिए। एंड आई नो यू आर गोइंग टू चूज करेक्ट वन आंसर गाइज। यस, आई वुड लाइक टू टेल यू कि यहां पर गाइज जो लाइटोटेस है बेसिकली देखिए अपोजिट ऑफ हाइपरबोल भी होता है। लाइटोटेस गाइज अपोजिट ऑफ हाइपरबोल भी होता है। थोड़ा क्वेश्चन का एक जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा गड़बड़ है गाइज। यस, क्योंकि जो एक अफर्मेटिव होता है उसे निगेटिव की तरह गाइज एक्सप्रेस किया जाता है, पहली बात। तो देखिए अपोजिट ऑफ हाइपरबोल इसको मियोसिस के लिए और अंडर स्टेटमेंट के लिए रख दें, ज्यादा बेटर है। लाइटोटिस के लिए ना रखें तो ज्यादा ठीक है गाइज। इसे हम करेक्ट आंसर कंक्रीट आयरनी चूज कर रहे हैं। क्यों चूज कर रहे हैं? क्योंकि अभी आप क्वेश्चन करेंगे गाइज क्यों। क्योंकि आपको पता होना चाहिए गाइज कि यहां पर पॉजिटिव को निगेटिव के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे गाइज इस वाली पिक्चर में देखिए, इट्स नो बिग डील माई डैड जस्ट डाइड। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि गाइज मेरे फादर की डेथ हो गई। सो या इट्स गाइज बिग डील। और बेसिकली इसीलिए लाइटोटेस को गाइज हाइपरबोल के अपोजिट मान लिया जाता है। लेकिन गाइज इट्स ऑल्सो कंक्रीट आयरनी। ठीक है गाइज। यस, कि जो आपको सेंटेंस में दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो सेंटेंस में दिखता नहीं गाइज। यस, दैट्स वाई से कंक्रीट आयरनी भी बोलते हैं। और बेसिकली अगर आपको ये दोनों ऑप्शन आ जाए तो क्या करेंगे आप गाइज, दोनों चूज कर लीजिएगा या थोड़ा सा बैठ के और एनालाइज कर लीजिए। द अपोजिट ऑफ हाइपरबोल इज मेयोसिस, इन्वर्जन, एनाग्नोसिस, साइनेक्डकी। गाइस तो कौन सा करेक्ट आंसर है हाइपरबोल का अपोजिट? देखिए इसका आंसर मुझे पता है कि आप सब जानते हैं और करेक्ट आंसर है गाइस बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस मियोसिस। देखिए करेक्ट आंसर मियोसिस इसलिए है क्योंकि गाइज आप समझते हैं हाइपरबोल में किसी छोटी चीज को बड़ा बता दिया जाता है गाइज, किसके लिए? इफेक्ट के लिए। और लाइटोटिस सॉरी गाइज इसमें क्या किया जाता है मियोसिस में, इफेक्ट को गाइज कि जितनी वो होती है उससे भी कम चीज को बताया जाता है। लिटरली मींस टू मेक स्मॉलर मियोसिस गाइज। ओके, और जो हाइपरबोल होता है वो होता है ओवर स्टेटमेंट, जो अपोजिट होगा मियोसिस अंडर स्टेटमेंट्स के गाइज अपोजिट होता है। सो करेक्ट वन आंसर है। और गाइज देखिए डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है, प्लीज एक काम कीजिएगा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर आते हैं गाइज। व्हाट इज पेरिफ्रेसिस? सो पेरिफ्रेसिस क्या है गाइज? स्पीकिंग लेस, सजेस्टिंग मोर, डायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग, राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग और केनिंग गाइज। सो पेरिफ्रेसिस क्या है? जल्दी से सब लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख डालो यार, जल्दी से करेक्ट आंसर करके प्लीज। और मैं अभी बताने वाला हूं आपको करेक्ट आंसर गाइज। और ये रहा देखिए करेक्ट आंसर। देखिए जो पेरिफ्रेसिस का अपोजिट होता है गाइज, सॉरी जो पेरिफ्रेसिस है, पेरिफ्रेसिस क्या होता है? दैट इज राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग। और राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग का क्या मतलब होता है? किसी चीज को घुमा फिरा करके बोलना, दैट इज राउंड अबाउट स्पीकिंग। जैसे गाइज अगर देखा जाए वैसे कि यस, जैसे गाइज अगर बी का एक एग्जाम्पल लिया जाए, यहां पर एग्जाम्पल है अ पर्सन माइट नॉट नो और रिमेंबर द वर्ड बी। तो इसलिए वो क्या करता है? वो कहता है अ येलो एंड ब्लैक थिंग दैट मेक्स हनी। A yellow and black thing that makes honey. What is that? That is bee actually guys. So this is known as roundabout saying. So periphrasis and roundabout guys एक ही हैं। Shakespeare described Cleopatra as wearing Elizabethan corsets. This is an example of। तो दोस्तों जो विलियम शेक्सपियर हैं उन्होंने क्लियोपैट्रा को एलिजाबेथन कॉर्सेट्स पहने हुए दिखाया। दोस्तों मैं अभी आपको बताऊंगा कि कॉर्सेट्स क्या होता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो दोस्तों ये पेरिफ्रेसिस का एग्जाम्पल है, पोएटिक जस्टिस का एग्जाम्पल है, एनाक्रोनिज्म का एग्जाम्पल है या पोएटिक डिक्शन का एग्जाम्पल है। मैं जानना चाहता हूं दोस्तों आप कितना सोच पा रहे हैं गाइज। यस करेक्ट आंसर कीजिए ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज। देखिए करेक्ट आंसर है इस वाले क्वेश्चन का ये वाला, ये है दोस्तों एनाक्रोनिज्म। कॉर्सेट को समझिए क्या होता है कॉर्सेट। सो दोस्तों ये कॉर्सेट जो है ये वुमेन्स पहनती थी कब? ड्यूरिंग गाइज एलिजाबेथन टाइम पीरियड।
और ये जो कॉर्सेट होता है उसका डिजाइन कुछ ऐसा होता है गाइज, ये गर्ल्स पहनती हैं ताकि जो उनकी ये वेस्ट वाला जो पार्ट है कमर वाला, यहां पर आप देख पा रहे हैं गाइज, तो ये पतला रहे, बेसिकली पतला सो हो, और इसे कस के बांधा जाता था गाइज। कॉर्सेट की कुछ पिक्चर आप देख सकते हैं गूगल पर। सो कॉर्सेट गाइज ये होता है, और ये जो है जब गाइज जब की कहानी क्लियोपैट्रा की है, सो एट दैट टाइम कॉर्सेट्स एंड ऑल नहीं चलते थे, इसीलिए दोस्तों इसे हम एनाक्रोनिज्म बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री के साथ विलियम शेक्सपियर नहीं चल पा रहे हैं। बात कर रहे हैं, जैसे हम बात करें गाइज, समझ लीजिए महाभारत के अर्जुन की, और अर्जुन को एक मोबाइल दे दे, इज इट ओके? तो आप आंसर करेंगे नहीं सर। विलियम शेक्सपियर की बात करें और विलियम शेक्सपियर लाइव क्लास ले रहे हो, वाह क्या बात है गाइज, दैट इज एनाक्रोनिज्म। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर आते हैं। जॉन रस्किन इन्वेंटेड द टर्म पैथेटिक फैलेसी इन विच ऑफ हिज वर्क? सो दोस्तों, द स्टोन ऑफ वेनिस, अनटू द लॉस्ट, सेवन लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर, मॉडर्न पेंटर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल आंसर है, मिनटों में गाइज आप आंसर कर सकते हैं। और ये लीजिए आपके लिए आंसर गाइज आपकी स्क्रीन पर। करेक्ट आंसर है मॉडर्न पेंटर्स। जॉन रस्किन ने वर्क लिखा है मॉडर्न पेंटर्स, और इसी में पैथेटिक फैलेसी वाला टर्म दिया है गाइज। और पैथेटिक फैलेसी क्या होता है गाइज, मैं आपको बता दूं कि पैथेटिक फैलेसी जब किसी ह्यूमन क्वालिटी को गाइज, किसी थिंग्स के साथ इमोशन को एम्प्लॉय किया जाता है, दैट इज नोन एज पैथेटिक फैलेसी। बेसिकली अगर फैलेसीज की बात करें दोस्तों, तो इंटेंशनल फैलेसी, अफेक्टिव फैलेसी और गाइज पैथेटिक फैलेसी। सो 3 टाइप की फैलेसीज होती है। इंटेंशनल और अफेक्टिव फैलेसी, दो जो फैलेसीज हैं ये एसोसिएटेड हैं W.K. विमसेट एंड बियर्डस्ली के साथ। बाकी जो ये है ये जॉन रस्किन के साथ एसोसिएटेड है, पैथेटिक वाली। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। 10 क्वेश्चन हमने आज पूरे किए। और प्लीज अगर आप UGC नेट, UP TGT PGT के कोर्सेज चाहते हैं, मैसेज कीजिए इस नंबर पर। आपको इतने जबरदस्त कोर्स मिलेंगे मेरे UP TGT PGT के, सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा फिर आपको। और UGC नेट चाहिए दोस्तों तो बिल्कुल चले आइए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। फ्री क्लासेस भी होती हैं, पेड क्लासेस भी हैं। आइए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, वहां पर भी देखिए। मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, अंकित कुमार साहू राजवीर, दिस इज माय नेम, जो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका। मिलेंगे अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो जो रेड दिख रहा है ना, उसको रेड का उसका कलर मिटा दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और प्लीज एक शेयर तो बनता है यार, इतनी मेहनत के बाद पसीने छूट जाते हैं बोलते बोलते, तो एक शेयर जरूर बनता है। थैंक यू सो मच गाइज, बाय एंड टेक केयर।